फैक्ट प्रेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये लोग बेस्ट न्यूज़ भी देते हैं और खाना भी खिलाते हैं। खाना भी खिलाते हैं। एक दूसरे से अलग नहीं है। हाई फाइव। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। Thank you so much for coming and welcome. Which is being very candid. कैमरा से मेरे में भी नहीं दिख रहा है ना। Okay, rolling. Take mine, no, by the time. आप यहीं पे बैठिए, मैं यहाँ आपका फेवरेट प्रोफाइल है कोई? Ashonu, the show is called Get Candid with Krishna. करना ना करना। Alright. तो सबसे पहले what is your favorite dish? So we'll place the order. हॉट चॉकलेट Hot और कोल्ड chocolate? कॉफी। And cold coffee. तो दोनों ऑर्डर करना है, एक ही ऑर्डर करना है? नहीं, कोई डाइट तो नहीं फॉलो कर रहे हो? नहीं, मैं कोई डाइट फॉलो नहीं करता। Alright, and something to eat? Nothing. Sure. Yeah. We'll have one hot chocolate हॉट चॉकलेट। and one green tea. All right, ladies and gentlemen, so welcome to the very first episode of TFF's Candid with Krishna. And on the very first episode, I have got you the mayor of Vadodara city, none other but Mr. Keyur Rokaria. Welcome so much. और जैसे ही सर एक साल पहले, ऑलमोस्ट एक साल पहले हमारा पहला इंटरव्यू हुआ था जब आप मेयर बने थे एंड इट वाज योर फर्स्ट डे टू गो टू द ऑफिस और चाय पीते पीते हमने इंटरव्यू किया था। तब भी आप वैसे ही थे, अब भी वैसे ही हो, पर फिर भी आई एम श्योर बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे और आज हम फ्रेंच फ्राइज खाते मेरा खाते वेट 6 किलो गेन हुआ है, 6 kgs। आप मुझे भी चाहते हैं कि मैं भी ये सेम चीज बोलूं? नहीं, ये तो मेरी बात कर रहा हूँ कि आप बोला ना सेम है, तो अभी सेम नहीं हो। राइट। तो कितनी सारी चीज़ें बदली है, वर्क वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज, बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आता है। पहले मैं संगठन में काम करता था, अभी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है जी। तो दोनों में काफ़ी अंतर होता है। दोनों अलग है। काम करने का मेथड में फेरफार होता है, काम करने की मेथड में डिफरेंसेस हैं, लेकिन काम आखिर में दोनों जगह पे पब्लिक का होता है। संगठन के माध्यम से करते हैं या सरकार के माध्यम से करते हैं, दोनों का काम पब्लिक के लिए ही होता है। हाँ, उसमें मिलना तो वहाँ पे कार्यकर्ताओं को ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा संगठन की बातें होती हैं। अब यहाँ पे आम जनता को ज़्यादा मिलना, रोज बरोज की एक्टिविटी में आम जनता की बातें ज़्यादा होना, ये डिफरेंसेस होता है। लेकिन तो भी संगठन का जो आदमी है वो जब भी सरकार के अंदर काम करता है तो मन में भाव एक ही रहता है, आम पब्लिक का काम करना है। राइट। नाउ सर, दिस इज माय वेरी, मैं बहुत क्यूरियस हुई है जानने के लिए। यू हैड अ वेरी बिजी डे और मुझे काफ़ी कोऑर्डिनेट करना पड़ा आपकी पीए के साथ, व्हिच मेक्स इट वेरी ऑब्वियस कि आप काफ़ी बिजी हो। व्हाई डिड यू अग्री फॉर द इंटरव्यू एट द फर्स्ट प्लेस? जैसे एक बात एकदम क्लियर है कि जो भी आम लोग होते हैं, जो भी पॉलिटिशियन है और आप प्रेस हैं, तो पॉलिटिशियन और प्रेस ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। हाई फाइव। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों को एक दूसरे के बिना चलता भी नहीं है। ऑफ कोर्स। पॉलिटिशियन को भी प्रेस के साथ जाना पड़ता है, प्रेस को भी रोज बरोज पॉलिटिशियन की लाइफ में से, पॉलिटिशियन के काम में से कुछ ना कुछ ढूंढ के निकालना है, उसका प्रेस आर्टिकल बनाना है, तो कुछ ना कुछ तो निकालना होता है, उसके काम में से भी निकालना होता है। तो आपने मुझे बोला कि भाई आप एक जगह पे इस तरह इंटरव्यू, एक अलग तरीके का इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो मैंने हाँ बोला। राइट, सो वेरी यूनिक। सर बात करें अभी वेरी रिसेंटली, लिटिल बिट ऑफ वर्क टॉक, आपका संजय नगर का जो भी इशू था जो काफ़ी टाइम से चल रहा था और उसको आपने सॉर्ट कर दिया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू। काफ़ी सारे लोग आपको प्रेस कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो दैट जर्नी हैज़ बीन टफ। देखिए, संजय नगर का जो इश्यू था, मुझे आज भी याद है
पिछले बोर्ड में स्टैंडिंग चेयरमैन ने एक बात कही थी, और वो बात वो थी कि संजय नगर के जिनके झुपड़पट्टी टूट चुकी है वैसे लोग हैं, अगर उनको हम मकान नहीं दे सके तो भगवान भी हमें माफ नहीं करेगा, ये उनके वर्डिंग थे। तो वो आज भी, मैं उस टाइम पे संगठन में काम करता था, लेकिन आज भी वो वर्ड्स मेरे हृदय पे कहीं ना कहीं अंकित हैं। तो पहले से, जब से हम बने थे तब से संजय नगर, सहकार नगर के जिनके हजारों मकान टूट गए हैं, अब उनको नए मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में देने की बात है, तो कहीं हमारे मन में वो भी है कि इनको जल्दी से जल्दी मकान मिल जाए। तो इन दोनों के बिल्डर के साथ कंटिन्यूअस हमारा कांटेक्ट था, हम लोग बातचीत, नेगोशिएशन ये सब करते थे। आखिर में संजय नगर में जो एक कोर्ट में जो मैटर थी वो भी डिस्पोज हो गई, और अब जब हमारे साथ नेगोशिएट हुआ, कॉरपोरेशन को भी उसमें से फायदा हुआ, लोगों को भी फायदा होगा, और उसके साथ सभी को अपना रेंट भी पिछला मिल जाएगा, और नए मकान बनाने की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। Very nice. I think that's something that we all should appreciate after Sir came into his tenure and he's done all of this work in just 10 months. Coming to the second point, लोग काफ़ी बार ये कंप्लेंट्स करते हैं कि घर आते जाते या फिर कैफ़े से आते जाते उनको काफ़ी बार गाय रास्ते में कुछ ना कुछ दे जस्ट पुट देम इनटू ट्रबल। आपको आते जाते कभी हुआ है? आपको गाय कभी आपके रास्ते में आई है? गाय का जो प्रॉब्लम है या जो पशु का प्रॉब्लम है वो कोई आज की समस्या नहीं है। मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ तब से ये देख रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आज ही आ रही है। पहले तो हम लोग, जब मैं पानी गेट की साइड रहता था तब तो रोज सुबह में गाय हमारे घर पे आती थी, हम लोग रोटी खिलाते थे। वो एक हमारी रिचुअल भी है, हमारी संस्कृति भी है, तो वो तो बड़े प्यार से होता था। अब जमाना बदला है, अब सारे लोग एडवांस हुए हैं, अब सभी को फैसिलिटी भी चाहिए, और ये बुरी बात भी नहीं है। गाय को रास्ते में ऐसे ही छोड़ देना ये बात भी गलत है जी। गाय के जो पशुपालक हैं, जो पशु के साथ काम करते हैं, दूध का बिजनेस करते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि गाय को क्या खाना है, कितना देना है, तो वो उनकी जिम्मेदारी है, वो लोग पूरी नहीं कर रहे हैं। राइट। वो जब दूध लेने की बात आती है तब गाय को घर ले जाते हैं, बाद में उसको रास्ते पे छोड़ देते हैं। तो फिर गाय खाती क्या है? तो पॉलीथिलीन्स की बैग्स खाती है। रास्ते में कूड़े कचरे में मैंने जब भी अभी देखा है तो गाय कहाँ मिलती है? तो कूड़े कचरे का जहाँ ढेर होगा ना, वहाँ पे मिलती है जी। तो हम लोगों ने ये भी सोचा कि भाई इससे भी गाय को बचाना है तो क्या है? तो भाई गाय को अपनी प्रीमाइसिस में बांध के रखिए, उसको वहीं पे घास डालिए, यहाँ पे बाहर छूटा रखने की कोई जरूरत नहीं है। राइट। तो इसी दिशा के अंदर हम लोगों ने काम किया है। राइट। और जो रास्ते पे पशु अपने आप छोड़ देते हैं तो हमने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। उस पशु को जो रास्ते पे छोड़ते हैं उसको भी हम पांजरा पोल भेजते हैं, हमारे कैटल पॉन्ड में भेजते हैं। तो ये हमने We are getting there gradually। तो वो हम लोग कार्यवाही कर भी रहे हैं जी। और इसके पीछे का आशय ये भी एक है, तो गाय के पेट में जो पॉलीथिलीन्स बैग जा रही थी उसको भी बचाना है, गाय को हमें बचाना है। राइट। ये भी एक बात है। और दूसरा हमने ये सोचा है कि अगर ये शहर की जो गाय है, जो पशु है, उसको शहर के बाहर अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो ये परमानेंट सॉल्यूशन इस विषय का भी आ जाएगा। जो रास्ते में उसके कारण एक्सीडेंट होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो उस दिशा में भी हमने सोच के खटम्बा के पास एक कैटल हॉस्टल का भी निर्माण किया है। मेरे ख्याल से 99% काम पूरा हो चुका है। Oh, how nice. तो Okay. थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो वो एक आध हफ्ते में हो जाएगा। हम लोग पशु पालकों के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं। जी। ये अगर हमारा प्लान सक्सेस गया तो हम फिर से इंटरव्यू करेंगे। फिर से इंटरव्यू करेंगे। लेकिन हमने सरकार के पास से भी ऐसी ही वडोदरा शहर के आसपास 8 जगह मांगी है जी। तो 8 जगहों पे ये पशु का कैटल हॉस्टल का निर्माण होगा और सारे पशु को शहर के बाहर ले जाने का लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। राइट। अब कमिंग बैक,
मुझे आपकी आज अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी थी 3 दिन पहले जब हम मिले थे। 10 महीनों में काफ़ी कुछ बदल गया है। अब क्या आपकी फैमिली मेंबर्स को भी आपकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि योर वाइफ बी लाइक कि संडे को लंच में क्या बनाना है, कैन आई गेट योर अपॉइंटमेंट एट 8 डिस्कस करने के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ एक बात तो सही है कि कई बार ऐसा होता है कि उसने मेरी मनपसंद का खाना बनाया है और मैं बाहर खाना खा के आया हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा होता है कि उसने बनाया है, पूछ के बनाया है, और हमारा शेड्यूल प्लान कई बार नहीं होता है, चेंज हो जाता है जी। तो कई बार भी ऐसा होता है। कई बार है कि शाम को बच्चों के साथ पिक्चर देखने जाना है, मूवी देखने जाना है, कहीं पे फैमिली फंक्शन है वहाँ पे जाना है, तो कई बार वो मिस भी करना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है, और बहुत चेंजेस आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई आप फंक्शन में डायरेक्ट पहुंचो, मैं 2-3 फंक्शन होके फिर वहाँ पे आता हूँ। तो ये तो कर दीजिए। जो भी पब्लिक लाइफ में जीता आदमी है उन सभी के साथ ऐसा ही होता है। राइट। नाउ अनदर थिंग इज, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फूड सिंस द फूड हैज अराइव्ड। आपका फेवरेट फूड क्या है? गुजराती फूड। सेव सर। हमें शायद सेव सर खाने जाना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम वी विल डू अ सेव सर इंटरव्यू। सेव और सर। घर का खाना, व्हाट इज योर फेवरेट घर का खाना? घर का तो बहुत सारा खाना मेरा फेवरेट है। मेरा तो सारा खाना फेवरेट है, खाने में कोई परहेज नहीं है, सब मुझे सब पसंद है। राइट। तो जब जब लोगों के माइंड में एक इमेज बनती है कि जैसे आप अभी यहाँ पे आए तो इट्स अ थिंग कि ओ द मेयर इज हियर, सो नोबडी मस्ट बी थिंकिंग अबाउट कि मेयर है तो ही मस्ट बी ईटिंग हेल्दी, या फिर वो परफेक्ट टाइम से उठते होंगे, परफेक्ट टाइम से ही मस्ट बी ईटिंग हेल्दी एंड एवरीथिंग। तो कैन वी जस्ट मेक इट क्लियर कि आप फ्रेंच फ्राइज भी खाते हैं? आप कैमरा को देख के बोल दीजिए प्लीज। मैं पहली बार बोल देता हूँ, मैं नहीं, सारे पब्लिक लाइफ के लीडर्स होते हैं वो कभी टाइम से उठ नहीं पाते। राइट। तो आपकी वो पुरानी वाली प्रैक्टिस अभी भी है जिसके बारे में हमारी चर्चा हुई थी? हाँ, तो कभी टाइम से उठ नहीं पाते, कभी टाइम से सो नहीं पाते, कभी टाइम से खाना नहीं खा सकते। राइट। तो और खाना भी जहाँ पे जो मिला वो खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा ही है कि मुझे आज खाना है 8 बजे तो रात के 10 बजे भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई आज हेल्दी खाना है, तो कई बार दोस्तों के साथ, पार्टी वर्कर के साथ, आम जनता के साथ, प्रेस के साथ जो मिला वो खा लेते हैं। Right. तो आज आपने फ्रेंच फ्राइज मंगवाई है तो मैं फ्रेंच फ्राइज खा रहा हूँ। राइट। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स। आपने कब सोचा कि भाई अब हम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, अब मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा हूँ? मैं कॉलेज में था, कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स थे, वो GS, FR ये सब पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे थे। MSU या MS यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी का मैं स्टूडेंट हूँ जी। तो मेरा एक फ्रेंड था जयेश, तो वो FR कंटेस्ट कर रहा था। उसके अगले साल GS का इलेक्शन हमारे ग्रुप ने डिसाइड किया कि पिछली बार जयेश ने कंटेस्ट किया था तो इस बार प्योर इलेक्शन कंटेस्ट करेगा फैकल्टी GS के लिए। राइट। तो तब से फैकल्टी GS बना, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स के काम थे वो होते थे। बाद में एक फेस ऐसा आया कि भाई मेरी कॉलेज ख़त्म हो गई, मैंने वहाँ पे बहुत सारे इलेक्शन लड़वाए, जितवाए। आज के जो हमारे MLA भी हैं और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर है जयेश भाई रादड़िया जी, वो भी मेरे बाद FGS का इलेक्शन लड़े थे, तो वो भी हमारे ग्रुप में से लड़े थे। राइट। तो उस टाइम से पॉलिटिक्स के साथ जुड़ना हुआ। राइट। लोगों के काम हो रहे थे तो हम उसमें कहीं ना कहीं छोटा मोटा जरिया बन रहे थे, तो हमें भी अच्छा लगता था राइट। कि भाई मेरे काम करने से इसका काम हो रहा है, तो हमें भी मन में आनंद आता था कि भाई चलो कुछ अच्छा हो रहा है अपने से। एक बार एजुकेशन लेंगे, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, वो तो चलता रहेगा लाइफ में। कुछ सोशल वर्क तो साथ में होना ही चाहिए। लेट्स हेल्प पीपल। तो सोशल वर्क के साथ जुड़ते जुड़ते मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में 2003 में ज्वाइंट हुआ जी, और उसके बाद 2006 में वाइस प्रेसिडेंट युवा मोर्चा का बना, फिर 2009 में प्रेसिडेंट युवा मोर्चा बना,
2012 में शिक्षण समिति म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड है उसका चेयरमैन बना, 2016 में बीजेपी का महामंत्री बना और आज पार्टी ने मुझे मेयर की जवाबदारी दी है। Your journey is very, 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 inspiring to youngsters in particular जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं या फिर उस लेवल पे है कि जो पॉलिटिक्स में जा सके। राइट नाउ आई स्पोक टू योर वाइफ, एक बार मुझे चांस मिला था उनसे मिलने का, तो आई फाउंड आउट कि यू हैड अ लव मैरिज। Yes. And your wife was with there, she was there with you in college. Yeah. So what was it? Officially we are talking about it. देखिए, फर्स्ट ईयर से मैं और मेरी वाइफ एक साथ कॉलेज में थे। Please. Yeah. तो एक ही ग्रुप में, एक ही क्लास के अंदर, एक ही ग्रुप में हम लोग पढ़ते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब सर्वे का हमारा प्रैक्टिकल होता था और वो चेन आती है सर्वे में मेजरमेंट की, उसको फेंकने के लिए, तो वो हमारा ग्रुप एक था। तो तब से हमारी अच्छी बातें होती थी, हमारे बीच डायलॉग्स भी अच्छे होते थे। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में मैं उसको पसंद करने लगा, एक आध बार प्रपोज भी किया, उसने ना बोल दिया था। आखिर लास्ट ईयर में भी वो भी मेरे ख्याल से 2-3 महीने ही रहे होंगे स्टडी के, बाकी तब फाइनली हमारे बीच में हाँ हुई। तो बाद में तो मेरे फादर नहीं थे, मेरी मदर ही थी, तो 2 महीने के अंदर ही मैंने तो मम्मी को बता दिया था जी। तो ऐसा मैं लव मैरिज भी बोल सकता हूँ, ऐसा भी कह सकता हूँ कि हमारे बीच दोनों के घर से सहमति हो के बात हुई है। लव प्लस अरेंज, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। राइट। So you have a pretty interesting love story as well. So आज की जो youngsters है, they might get distracted or they do get distracted for the matter of fact. जैसे हम बात करें काफ़ी सारे आज के youngsters की, तो विद द प्रेजेंस ऑफ सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई अपने, ये जो कॉलेज का आपका फेस था, आपने कुछ कर दिया आपकी लाइफ में, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं काफ़ी रीजन से, चाहे फिर वो ड्रग्स हो, ड्रिंक्स हो, रिलेशनशिप्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स। डू हैव अ एडवाइस? देखिए, मैं खुद की बात करता हूँ। मैंने आज भी हॉट चॉकलेट मंगवाई है। मैंने अपनी लाइफ में किसी प्रकार का व्यसन नहीं किया है जी। ना तो मैं टोबैको ईट करता हूँ, ना तो मैं ड्रिंक करता हूँ, कोई व्यसन मुझे नहीं है। मैं आपके माध्यम से लोगों को एडवाइस यही करूँगा, ये व्यसन है, लोगों को बर्बाद करता है। ड्रग्स की बात तो बहुत दूर रह गई, ये शुरू होता है सिगरेट से, फिर जाता है ड्रिंक पे और फिर आगे बढ़ता है। तो मैं आपके माध्यम से एडवाइस करूंगा कि भाई किसी को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए जी। ये शुरुआत होती है सिगरेट से, तो कॉलेज के स्टूडेंट्स या किसी को भी यहीं से अवॉइड करने की जरूरत है। कैन वी डू सम, जैसे हम बात करते हैं सिगरेट्स की, हमेशा से मैंने भी एज आई ग्रू अप मैंने ये सुना है कि सिगरेट्स आर इंजूरियस टू हेल्थ, घर से मना कर देते हैं, नेवर डू दैट। तो व्हाई डू यू थिंक कि गवर्नमेंट शुड पुट अ स्टेप फॉरवर्ड कि उन्हें या तो बैन किया जाए या समथिंग और दिया दो, जैसे या फिर उनके प्राइस एक्सट्रीमली बढ़ा दिए जाए? डू यू थिंक देयर समथिंग दैट गवर्नमेंट इसी दिशा के अंदर काम कर रही है कि हर साल उसमें टैक्स में बढ़ोतरी होती थी पिछले भी, तो इसके कारण वो एक्सपेंसिव होती थी, तो इसके कारण एक बड़ा बिजनेस टोबैको का भी है, तो उसको गवर्नमेंट मेरे ख्याल से बंद नहीं कर पाएगी, लेकिन उसको एक्सपेंसिव करके कहीं ना कहीं उसको काउंटर करके रोक सकेगी, ये मेरा मानना है। उसके साथ गुजरात, तो हम सभी गुजराती नसीबदार के, हम लोग गुजरात में रहते हैं, तो यहाँ तो ड्रिंक अलाउ नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कहीं पे मिल ही नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कारण लोगों को ये ढूंढने में तकलीफ होती है, कहीं ना कहीं इसके छूट न होने के कारण इसके लोग बिल्कुल आदी नहीं बनते। या तो मैं अलग भाषा में कहूँगा
तो कहीं ना कहीं हमारी बहू बेटियां इसी वजह से सेफ है कि यहाँ खुलेआम ड्रिंक्स नहीं मिलती। राइट, तो सरकार को दे डूइंग देयर जॉब। सरकार अपनी जॉब कर रही है और गुजरात इस बारे में सेफ है। जी, व्हेन वी टॉक अबाउट यंगस्टर्स सर, ये क्वेश्चन मैं काफ़ी टाइम से आई वांटेड टू आस्क दिस टू समवन हु इज रिलेटेड टू बीजेपी। नेशनलिज्म हमेशा से एक मुद्दा रहा है, राष्ट्रवाद जिसे हम कहते हैं। अब हर किसी का राष्ट्रवाद का डेफिनेशन इज चेंजिंग। जैसे मेरे हिसाब से राष्ट्रवाद इज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग दैट माय कंट्री इज डूइंग। फॉर समवन हमेशा से बीजेपी को उस नज़रिए से देखा गया है कि बीजेपी प्रमोट्स राष्ट्रवाद इन अ मैनर कि आप हिंदुइज्म को प्रॉपरली खुद के अंदर इनकलकेट करो। व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद? आपका डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? राष्ट्रवाद है तो राष्ट्रवाद को कुछ एक्सेप्ट करने की भावना से नहीं बताया जी। राष्ट्रवाद वो विषय है जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी धरोहर है, उसको ध्यान में रखते हुए आज देश के लिए कुछ करना है। ये देश अपना है। इस तरह कोई भी एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं उसके सेंटर में देश के लिए सोचना, ये राष्ट्रवाद है। अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं पढ़ाई को निष्ठा से करूँ, आगे बढ़ूँ, आगे पढ़ूँ, आगे बढ़ूँ और देश के लिए कुछ करूँ। उसकी बाय प्रोडक्ट इनकम हो सकती है जी, लेकिन इसके पीछे भावना देश को आगे बढ़ाने की हो, देश के लिए कुछ नया करने के लिए हो, तो वो पढ़ाई भी राष्ट्रवाद है जी। मैं अगर अर्निंग करता हूँ, इस अर्निंग के माध्यम से, वो तो बाय प्रोडक्ट मैंने बोल ही दिया कि भाई अर्निंग बाय प्रोडक्ट है, देश के लिए काम करना है। अगर मैं कुछ कमाता हूँ, अगर उसमें से एक पोर्शन मैं देश के लिए खर्च भी करता हूँ, सोशल सिक्योरिटी है, सोशल अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके माध्यम से, तो वो राष्ट्रवाद है जी। देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए कुछ भी सोच के काम करना, ये राष्ट्रवाद है। ये इस देश को अपना मानना, ये राष्ट्रवाद है। मैं डेफिनेशन में नहीं जाता हूँ कि हिंदुत्व क्या है। अगर मेरी डेफिनेशन हिंदुत्व की बाहर आई तो उस पर भी विवाद हो जाएगा। मेरी डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है कि हिंदुत्व क्या है जी। तो अगर कोई बोलेगा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ख्रिस्ती है, तो मैं उसको संप्रदाय मानता हूँ जी। मैं उसको धर्म नहीं मानता हूँ जी। कम्युनिटी, हाँ, वो संप्रदाय है जो हिंदू की पूजा कर, जो हिंदू धर्म में मानते हैं तो वो हिंदू है, जो मुसलमान धर्म में मानते हैं वो मुसलमान है। पर मैं इन सारों को संप्रदाय के अंदर तोड़ रहा हूँ जी। धर्म क्या है? तो जीवन में सच करना, सच के साथ रहना, अच्छा काम देश के लिए करना, अपनी जो फर्ज है उसको पूरा करना, ये धर्म है। राइट। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये हिंदू हमारी संस्कृति है। इसकी परिभाषा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छी दी है कि भाई हिंदू क्या है, तो हिंदू जीवन जीने का तरीका है। ये भी बोला है, ये हमारी संस्कृति है जिसको हम हिंदू कहते हैं। राइट। जो मुसलमान इस देश को अपना मानता है, इस देश के लिए काम करता है, वो हिंदू है। ये मेरी डेफिनेशन है। I love the definition. Right. अब you have a busy schedule. आप रिक्रिएशन के लिए कौन सी एक्टिविटीज करते हैं? आपको टाइम मिलता है कोई एक्टिविटीज करने का? अभी तो टाइम ही नहीं मिलता है। नहीं मिलता। अगर मिलता तो क्या करते? मिलता है तो मैं अभी क्रिकेट खेलने जाता हूँ। Right. हमारी मेयर 11, कमिश्नर 11 की इंटर कॉर्पोरेशन कंपटीशन भी होने वाली है, तो अभी जब भी टाइम मिलता है तो क्रिकेट खेलने जाता हूँ हमारे कॉर्पोरेटर मित्रों के साथ। कई बार टाइम मिलता था लॉकडाउन के समय में, तो बच्चों के साथ उस टाइम पे कैरम, चेस घर में खेल लिया करता था। आजू बाजू वालों के साथ भी कैरम, चेस हो जाता था। तो अभी तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। राइट। बच्चे भी राह देखते हैं कि भाई पापा कब फ्री हो, तो क्रिकेट खेले। क्रिकेट घर में भी हो जाती थी बच्चों के साथ। इंटरेस्टिंग। अब लेट्स कम टू द एंड। काफ़ी सारे चैनल्स हैं और हम मीडिया की बात करें तो टुवर्ड्स द एंड ऐसा लोग कहते हैं कि मीडिया मैनिपुलेट्स थिंग्स एंड पुट्स इट, कंट्रोवर्सीज बनाना मीडिया का काम है। प्रेस, पॉलिटिशियन, वी नीड यू, यू नीड अस, लाइक यू सेड। आपके हिसाब से एक
एप्ट मीडिया चैनल, एक प्रॉपर जो जैसे मीडिया चैनल की ज़रूरत है देश में, व्हाट इज़ एन एप्ट न्यूज़ चैनल अकॉर्डिंग टू यू एंड हाउ डज इट वर्क? क्या वो न्यूज़ चैनल ही होना चाहिए या फिर एक नॉर्मल पर्सन जो शायद सेम न्यूज़ प्रेजेंट कर सके किसी को, इट्स फाइन? मैं मीडिया के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ, मीडिया वो है जो घटना बनती है वही घटना को लोगों को बताना है। न्यूज़ बोलते हैं, उसको उसके खुद के अर्थ नहीं निकालने हैं। अभी मीडिया क्या कर रही है, जो घटना बनती है उसमें उसकी सोच डाल के लोगों को बताती है। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? मेरे साथ तो कई बार हुआ है। एक मेरा नजरिया कुछ अलग होता है, मीडिया का नजरिया कुछ अलग होता है। तो मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने मेरी सोच के हिसाब से काम किया है, मीडिया अपने नजरिए से देखती है। एक इंसिडेंट क्या, अभी संजय नगर की बात करें तो वो तो कल का ही इंसिडेंट है। तो हमने काम किया संजय नगर के अंदर, तो हमने ये सोचा कि भाई टेंडर प्रोसेस हुआ है, तो टेंडर के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी गई है जी। वो तो टेंडर प्रोसेस होके उसको मिला है काम, उसमें तो कोई मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ, ना ही तो कोई और चेंज कर सकता है जी। टेंडर प्रोसेस के बाद जो कोर्ट लिटिगेशन हुए थे वो सारे समाप्त हो गए। अब जो बिल्डर है उसने जो बाकी का रेंट अभी नहीं दिया, अगर वो 15 महीने का रेंट या 16 महीने का रेंट अगर वो दे देता है गरीब आदमी को, और तो वो टेंडर के हिसाब से आगे काम कर सकता है। कोई भी आदमी इसके लिए मुझे कुछ नहीं कह सकता। चलो मैंने ये सोचा कि इतने 4 साल हुए, कहीं ना कहीं लैंड की प्राइस में थोड़ा तो फायदा हुआ होगा बिल्डर को, ऑफ कोर्स हुआ होगा। तो मेरी भी सोच वही थी। तो मैंने सोचा चलो बिल्डर को बुलाते हैं, एक अपील करते हैं कि फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब सभी को देश के अंदर एक फ्री मकान देने की बात करते हैं, तो बिल्डर क्या अपने तरीके से तो कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकेगा अपार्ट फ्रॉम टेंडर। टेंडर के हिसाब से तो उसको काम करना है, वो करेगा, उसको जो मकान देने हैं वो मकान देगा। टेंडर में मकान थे 1800 जो गरीब है उनको देने थे, 800 मकान प्रीमियम के दौर पे देने थे, तो वो देगा ही देगा। चलो मैं एक अपील करके देखता हूँ। अपील में मैंने तकरीबन 400 के आसपास की अपील रखी थी, 400 मकान मुझे और दीजिए। बिल्डर ने बोला सर महंगाई बढ़ी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ी है, सब बढ़ा है। तब उसने 300, 304 या 307 के आसपास वो एग्री कर गया जी, और उसने मुझे एक्स्ट्रा मकान दिए, वो भी वर्थ ऑफ 18 करोड़ 18 करोड़ 50 लाख के मकान कॉर्पोरेशन को उसने दिए जी। तो ये हमें बेनिफिट हुआ। बाद में आगे जाके पता चला कि भाई अब तो इसमें लैंड भी कम आ रही है, तो उसने लैंड भी मुझे मांगी कि भाई मुझे यहाँ पे 70,000 लैंड कम मिल रही है, मैं मकान एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, आप मुझे लैंड तो दूसरी जगह पे देंगे ना, इसकी आपने पिछले प्रोजेक्ट में दी थी। तो मैंने उसको ना बोल दिया कि भाई ये भी बेनिफिट आप कॉर्पोरेशन को करवाओ। आप FSI जो आपकी है, पूरे लैंड की FSI मिलती है, प्लॉट की नहीं मिलती, पूरे लैंड की मिलती है, वो FSI आप यूज करना। लेकिन कॉर्पोरेशन की तकरीबन 20-22 करोड़ की लैंड आप एक्स्ट्रा मांगोगे, वो मत मांगना, वो आप कॉर्पोरेशन को बेनिफिट करवाओ। राइट, वो भी एग्री कर गया। तो दोनों का हमने रिटर्न लिया। अब मीडिया की जहाँ बात कर रहे हैं, तो मीडिया ने आज ही पेपर में उसको अपने तरीके से मैनिपुलेट किया है कि भाई FSI दे दी। तो भाई FSI तो उसका हक है जी। वो किसको कौन डिनाई कर सकता है। वैसे तो लैंड भी उसका हक था, वो तो हमारे कहने पे वो लैंड छोड़ने को तैयार हुआ, वरना वो 22 करोड़ की लैंड कॉर्पोरेशन को देनी पड़ती। तो मीडिया अपने तरीके से मैनिपुलेट करता है, अपने तरीके का अपना नजरिया दिखाता है। मैं मैनिपुलेट की जगह पे वो खुद का नजरिया है, तो वो अपने तरीके से दिखाता है, हमें अपना काम करना है। तो मैं मीडिया को देख के, ना ही तो पार्टी ने मुझे ये मेयर पद की जवाबदारी दी है, ना ही तो मैं मीडिया को देख के लोगों का काम करता हूँ, मैं लोगों को देख के लोगों का काम करता हूँ। राइट सर, एक अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आई थिंक वडोदरा के लोगों को पता रहनी चाहिए, या फिर फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट नेशनली लोगों को पता होना चाहिए कि 26 जनवरी
the mayor of Vadodara city made a very crucial and a very, say, a very good decision. What is it all about? क्या था? जो हमारे देश के शहीद हैं, जी, देश के हमारे जो लोग सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं, जिसके कारण हम यहाँ बैठ के एंजॉय कुछ भी कर सकते हैं, जिसके कारण हम हमारे शहर में सुरक्षित हैं, वैसे जो जवान हमारे देश की बॉर्डर पे शहीद होते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? तो ये सोच हमारे मन में, पार्टी के मन में चल रही थी कि भाई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर बनती किसकी है? तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम सबकी। सरकार जिस तरह उसकी जॉब होती है उस तरह से उसको पेंशन मिलता है जी, सरकार पेंशन देती है, फिर भी उस पेंशन के हिसाब से उनके घर की परवरिश करना, उनके बच्चों की स्कूल की फीस भरना, उनके बच्चों की अच्छी देखभाल करना, कहीं ना कहीं रुपये कम पड़ते हैं, इतना हमें भी देखा है। तो दीपक पवार की फैमिली हमारे पास आई थी, तब हमारे मन में भी ये चिंता हुई थी कि बात सही है, इतनी यंग एज में अगर कोई आदमी शहीद होता है तो उसके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? तो वो हमारी बनती है। इसलिए हमने इस 26 जनवरी को एक ऐलान किया है कि ऐसे जो भी मार्टियर्स हैं, चाहे वो फटनकर हो, दीपक पवार हो, आरिफ पठान हो, साधु हो जी, उन सभी के परिवार में से किसी एक आदमी को जो उसका सीधा रिलेशन हो, वैसे आदमी को उसकी लायकात के अनुसार उसको कॉरपोरेशन के अंदर जॉब दी जाए, जिससे भले पेंशन मिल रहा है फिर भी वो उसके साथ कॉरपोरेशन में रह के अपने बच्चों की, अपने माता पिता की कुछ अच्छी परवरिश कर सके। इस विषय के अंदर हमने ये सोच के ये डिक्लेरेशन किया है। Right. That's very beautiful of Vadodara city to come up with an initiative as good as this for the martyrs who spend their entire lives taking care of us, and probably they are the reason why you and me are here sitting enjoying our lives. So on this note, thank you so much for being here with us, and we hope that you loved this. And on that note, cheers to a great interview. Cheers. Thank you. So this was this was the mayor of Vadodara city, the first citizen, with me, Mr. K. Rokaria, and we got to know a little bit more about him than just about his, about his political career. So with this and a lot more that you need to know about all of these, the politicians and the big shots, as we call them, and how they live their very personal lives, make sure that you keep watching The Fact Flash. This was Krishna Patel.